वीडियो में हम साइकोलॉजी का यूनिट 4 करेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1, 2, 3 कर चुके हैं, तो अभी हम इस यूनिट 4 की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, ये डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और इस सब्जेक्ट को जो है पढ़ें, क्योंकि सेकेंड ईयर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। डीएलएड में तो है ही और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और जो यूनिट 4 है आपका, इसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है पूरी यूनिट जो आपकी वो गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच चलेगी। कैसे दी जाती है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, ओवरऑल दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो वीडियो को। और यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि गाइडेंस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताओ और सिग्निफिकेंस बताना है आपको प्राइमरी स्टेज पर कि क्या इसकी आवश्यकता है। स्टार्ट करेंगे और गाइडेंस क्या होती है यहाँ से समझेंगे। गाइडेंस के अगर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना हो तो इट इज़ अ प्रोसेस टू गिव एडवाइस और गाइडेंस और हेल्प फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो किसी भी इंसान द्वारा दूसरे को अगर किसी भी तरह की एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम गाइडेंस की जो प्रोसेस है वो बोल सकते हैं। नॉट एवरीवन कैन गिव गाइडेंस। ये ध्यान रखना है कि हर कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। इट नीड ऑफ स्किल्ड एंड मैच्योर पर्सन। इसके लिए स्किल्ड पर्सन यानी कि ट्रेंड होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैच्योर पर्सन होना चाहिए। गाइडेंस डेवलप सेल्फ इंस्ट्रक्शंस एबिलिटी इन पर्सन। तो गाइडेंस क्या करता है, पर्सन के अंदर सेल्फ इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करता है। ही और शी चाहे कोई भी हो, यूज़ गाइडेंस टू सॉल्व देयर लाइफ प्रॉब्लम। तो एक पर्सन क्या कर सकता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस की हेल्प ले सकता है एंड गेन सेल्फ डिपेंडेंट, और जो है सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकता है। गाइडेंस कैन गिव टू ऑल एज ग्रुप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गाइडेंस जो है ना केवल स्टूडेंट्स को दी जाती है, ना छोटे बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना यंगस्टर को, मतलब सबको दी जा सकती है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे यहाँ पर डेफिनेशन की। तो यहाँ पर शेरली की जो डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है हेल्पिंग जॉन टू सी थ्रू हिमसेल्फ इन ऑर्डर दैट ही मे सी हिमसेल्फ थ्रू इन गाइडेंस। तो इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें जॉन यानी पर्सन की बात हो रही है, वो खुद को अपने बारे में समझता है या खुद को ऑर्डर दे रहा है ताकि वो खुद को गाइडेंस कर पा रहा है। तो इस तरीके से कई बार हम खुद को भी गाइड कर पाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। तो ये यहाँ पर आप डेफिनेशन जो है डाल सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक बोल रहा है कि भैया सिग्निफिकेंस बताना है आपको प्राइमरी लेवल पर। तो चाहे वो सिग्निफिकेंस हो, इम्पॉर्टेंस हो या नीड हो, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीनों वर्ड अलग हैं लेकिन इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपको सिमिलर रखने हैं। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा सकता है। पॉइंट्स क्या आएंगे, ये हेल्प करता है प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज में। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा, बट कोई नहीं, आप प्राइमरी में भी डाल सकते हो इसको। और मोटिवेटिंग यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर यूथ की बात की जा रही है, तो ये पॉइंट आप प्राइमरी में नहीं डाल सकते, बट एज अगर नॉर्मली सिग्निफिकेंस आ जाए तो आप ये पॉइंट ले सकते हो। हेल्पिंग फ्रेशर टू इस्टेब्लिश प्रॉपर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी प्रॉपरली बनाने में ये हेल्प करता है। चेंज इन बिहेवियर, आपने देखो छोटे बच्चे या जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं वो बैड बिहेवियर बहुत जल्दी सीखते हैं, तो उनके बिहेवियर को चेंज करने में गाइडेंस हेल्प कर सकता है। कोलैबोरेशन विद एनवायरनमेंट, मोटिवेट टू लर्न, सीखने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए गाइडेंस का यूज़ किया जा सकता है। अब बात करेंगे एरियाज़ ऑफ गाइडेंस की, कौन कौन से क्षेत्र में या एरियाज़ में गाइडेंस जो है वो दिया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल गाइडेंस। तो क्या होता है ये, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू रीच ऑप्टिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है, प्रोसेस है जिसमें बच्चे को, स्टूडेंट को इंडिविजुअल दिया जाता है ताकि वो अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सके आगे चल के। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर जोन्स की डेफिनेशंस लेते हैं। गाइडेंस इन्वॉल्व्स
Personal help given to by someone, it is designed to assist the individual to decide where he want to go, what he want to do and how the best he can accomplish his purpose. तो जोन्स भी सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि कैसे, क्या और कब, किस तरीके से करना है, ये सब जो है वो गाइडेंस के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है अभी नीड एंड इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात कर लें कि ये जो एजुकेशनल गाइडेंस है इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। टू सॉल्व वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन प्रॉब्लम, तो जिस तरीके से स्कूल लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में स्टैग्नेशन हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, उसको बचाने के लिए गाइडेंस का यूज़ किया जा सकता है। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट बच्चा चूज़ करे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है खासकर हमारे CBSE में। जब आफ्टर 10th बच्चा इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को चूज़ करता है तो वहाँ पर गाइडेंस एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। एडजस्टमेंट इन स्कूल, अगर बच्चा शिफ्ट हुआ है न्यू स्कूल में और नहीं एडजस्ट कर पा रहा है खुद को, तो गाइडेंस कैन हेल्प देम। फिर होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एजुकेशन, क्या आगे पढ़ना है, फ्यूचर प्रोफेशनली जो चीज़ें आगे ले जानी है उस तरीके से कैसे बच्चा आगे बढ़े, यहाँ पर गाइडेंस इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। मेकिंग बिजी इन लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटीज़ में बिजी रखने के लिए आप एजुकेशनल गाइडेंस को बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि कैसे दिया जाएगा भैया ये गाइडेंस जो है, स्टेजेस क्या हैं, किस तरीके से दिया जाता है। तो कोई भी गाइडेंस हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, वोकेशनल हो, आगे जितने भी टाइप्स या एरियाज़ होंगे गाइडेंस के, उनको जो देना है, प्रोवाइड कराना है, उसके 3 स्टेजेस आपको ध्यान रखने हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए आप ये 3 स्टेज लिख आना, बस लिखने के आपको नंबर मिल जाएंगे, भले ही इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो चीज़ें आपको आती है ना एटलीस्ट वो उड़ेल के आ जाना एग्जाम्स में। तो क्या है, सबसे पहले कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा, तो सबसे पहले तो डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। देन रेंडरिंग गाइडेंस, मतलब देनी है फिर गाइडेंस उसी अकॉर्डिंगली, एंड देन फॉलो अप प्रोग्राम कि किस तरीके से वो काम कर रहा है उसका एवेल्युएशन भी करना होता है। ये 3 स्टेजेस आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं। नेक्स्ट जो एरिया है गाइडेंस का वो है वोकेशनल गाइडेंस। अब वोकेशनल गाइडेंस नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, फिर भी हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं। द प्रोसेस दैट स्टूडेंट टू एक्सेस देयर career development, to assess the enhancement as well as interest as well as capabilities। तो जो भी बच्चा है, स्टूडेंट है, स्टडी के अलावा जब वो करियर डेवलपमेंट करना चाह रहा है, अपना इन्हेंस करना चाहता है अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ को, तो वहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस काम आती है। क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस या फिर नीड? गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल जॉब्स, तो जितने भी करियर हैं, जॉब्स हैं, उनके बारे में उसको गाइडेंस से पता चल जाता है, अच्छा ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर मैं जॉब कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली हिज और हर इंटरेस्ट। ठीक है, करंट जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड एरियाज़ की कितने एरियाज़ और करंट में कौन से जॉब जो है वो अवेलेबल रहेंगे उनके एरिया के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें गाइडेंस में प्रोवाइड की जाती हैं। चूज़ प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू ओन एबिलिटी और इंटरेस्ट, बेटर डिसीजन एंड एडवाइस हेल्प्स इन प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है ये जो आपका वोकेशनल गाइडेंस है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस, ये भी एरियाज़ हैं। बात करेंगे पर्सनल गाइडेंस, इस सबसे पहले तो क्या होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होता है, एक इंसान जो होता है अपने जो जिससे उन्हें गाइडेंस लेनी है उससे कांटेक्ट करता है। टू सॉल्व मेंटल, मोरल, हेल्थ एक्सेट्रा, तो ऐसे जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम होते हैं ना इसको सॉल्व किया जाता है इसके अंदर। इट कैन बी रिटन और ओरल, ये रिटन ओरल कैसा भी हो सकता है, और इसके अंदर टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, एक जो पर्टिकुलर स्पेशल इंसान है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर इफेक्टेड होता है। बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की, तो ये कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन से कनेक्टेड रहेगा, हेल्प्स इन सोशलाइजेशन। यदि कोई इंसान इंडिविजुअली खुद को नहीं सोशल कर पा रहा है या लोगों से नहीं मिल पा रहा, उस असामंजस्य से नहीं बैठ पा रहा है, तो यहाँ पर सोशल जो गाइडेंस है वो बहुत काम आएगी आपका सोशलाइजेशन करने में। ये भी है कि नो हाउ टू गेट विद अदर, कैसे दूसरों के साथ आप कॉन्टेक्ट करो, कैसे आपका सोशलाइजेशन हो, यहाँ पर आपके सोसाइटी में रहने की जो चीज़ें हैं वो गाइडेंस के थ्रू सिखाई जाती हैं। डेवलप सोशल स्किल, आपके अंदर सोशल स्किल आएगी। डेवलप फैमिली एंड फैमिली रिलेशनशिप्स, अगर आप रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं, विद फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड हैं, तो गाइडेंस लीजिए। वहाँ पर आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं।
चलिए यहाँ पर गाइडेंस हो गया, और जो हमारा यूनिट है उसका जो मेन टॉपिक एक और है काउंसलिंग, उसकी बात करेंगे। तो काउंसलिंग की मीनिंग क्या होती है और उसके बाद डिफरेंस करेंगे काउंसलिंग में और गाइडेंस में। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, 200% ये तो क्वेश्चन समझ लो छप चुका है आपका कि डिफरेंस बता दो काउंसलिंग में और गाइडेंस में। यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है। और डिफरेंस से फ़ायदा ये होगा कि इंडिविजुअल गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों चीज़ें ना आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड में और ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग की मीनिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग इज़ अ टॉकिंग थेरेपी। तो ये तरीके से इसे क्या बोला जा रहा है भाई, थेरेपी के रूप में बताया जा रहा है ये, दैट अलाउ पीपल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद ट्रेंड प्रोफेशनल इन अ पीसफुल और सेफ एम्बियंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको एक अच्छी जगह पर, पीसफुल और सेफ जगह पर आप ये थेरेपी ले रहे हो किसी प्रोफेशनल या फिर ट्रेंड पर्सन से, जहाँ पर आप डिस्कस करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को और उसके लिए सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हो। साथ ही साथ जो मीनिंग है इस वर्ड और काउंसलिंग का वो होता है एडवाइस। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि एडवाइस ले रहे हो आप, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एटलीस्ट 2 पर्सन रिक्वायर्ड होता है, इसमें 2 लोगों की तो ज़रूरत होती ही होती है। चलिए डिफरेंसेस कर लेते हैं काउंसलिंग में और गाइडेंस में। तो काउंसलिंग क्या होता है, प्रोफेशनल एडवाइस होती है जो कि काउंसलर के द्वारा दी जाती है, जबकि जो गाइडेंस है वो एडवाइस है किसी के भी द्वारा दी जा सकती है, बस वो बंदा आपसे ज़्यादा क्वालिफाई और एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। जैसे आपके टीचर हो सकते हैं, मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स हो सकते हैं, इनसे आप गाइडेंस ईजिली ले सकते हो। बात करेंगे अगर काउंसलिंग की, तो ये असेंशियल हो जाता है, कवर्स ओनली पर्सनल और साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। तो इसके अंदर सिर्फ पर्सनल और जो साइकोलॉजिकल असिस्टेंस है उन्हीं को कवर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें हम गाइडेंस की, तो इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है, जैसे कि एजुकेशनल, करियर, वोकेशनल, इन सब के लिए भी हम गाइडेंस को ले सकते हैं। बट काउंसलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर में ही काम करता है। वहीं काउंसलिंग जो है गिवन इंडिविजुअली नॉट इन ग्रुप, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा सकता है, पूरे ग्रुप को नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम अलग होती है, पूरे ग्रुप की जैसी नहीं होती जो पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन गाइडेंस में क्या होता है कि इसको आप ग्रुप में दे सकते हो। जैसे एजुकेशनल गाइडेंस है तो सभी 10th के बच्चों को एक साथ दिया जा सकता है कि हाँ भाई आपका ये इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हो, ऐसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका गाइडेंस। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हो गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी, और यहीं से आप ना कॉन्सेप्ट में भी पॉइंट्स डाल सकते हो। हाँ, एक लाइन ध्यान रखिएगा कि इन वास्ट मीनिंग अगर बड़े अर्थों में देखें तो बोथ यूज एज सिमिलर। तो ये जो गाइडेंस है या काउंसलिंग जो है उसको सिमिलर भी मान लिया जाता है, सिनोनियम्स भी मान लिया जाता है, उसकी आप टेंशन ना लें। इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कहीं भी इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि काउंसलिंग की टेक्निक्स बतानी है आपको, जिसमें कि 3 टेक्निक्स हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्ट्रिक। तो धीरे धीरे करके इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलर इज़ इन द सेंटर, मतलब जो काउंसलर है, जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, जो प्रोफेशनल बंदा है, जो ट्रेंड है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो सेंटर में है। मतलब वो अपनी मर्जी से, अपने तरीके से काउंसलिंग करता है। इसके अंदर ना एक्टिवनेस होती है काउंसलर की, ही और शी मे प्लान विदाउट टेकिंग केयर ऑफ काउंसलिंग पर्सन विश, इंटरेस्ट और एक्सेट्रा। मतलब जिसकी काउंसलिंग हो रही है उसका इंटरेस्ट को, विशेष को बिना सोचे या बिना इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट लिए क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस होता है काउंसलर, मतलब मेन जब काउंसलर है तो काउंसलर जो है वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया। बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की, तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो काउंसलिंग टेकिंग पर्सन है वो सेंटर में होता है, और टेकिंग केयर अबाउट पर्सन, इंटरेस्ट, पावर और एबिलिटी। और जिस बंदे की जो हो रही है काउंसलिंग, उस इंटरेस्ट को, पावर को, एबिलिटी को फोकस किया जाता है। और यहाँ पर एक्टिव रोल होता है काउंसलिंग टेकिंग पर्सन की, जो कि काउंसलिंग करवा रहा है अपनी, वो जो होता है वो एक्टिव होता है और उसका एक्टिव रोल होता है।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों का मिक्सअप है ये थोड़ा सा। इसके अंदर होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड इम्पॉर्टेंस सेंटर्डनेस डिसाइडेड, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन होती है उसी हिसाब से ना सेंटर्डनेस हो जाता है कि चाहे वो काउंसलिंग का हो जाए या फिर काउंसलर हो जाए, ये डिपेंड करता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी काउंसलर सेंटर में आ जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग टेकिंग पर्सन सेंटर में आ जाएगा। तो ये सिमिलर सिग्निफिकेंस देता है बोथ काउंसलर को भी और काउंसलिंग पर्सन को भी, ठीक है, ये मिक्सअप है दोनों का। अब बात करेंगे, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आर्काइव्स की और टेकिंग केयर, मतलब कैसे हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स आर्काइव्स होते हैं, अभिलेख होते हैं जो हम लिख के रखते हैं बच्चों के बारे में, वो किस तरीके से हम उसकी देखभाल करेंगे और वो कितने होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ठीक है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, दैट इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू प्रेजेंट और पास्ट डेज। उसमें ना बच्चों के पास्ट या फिर प्रेजेंट डेज को लेकर जो भी एक्सपीरियंस टीचर करता है वो लिख के रखता है, तो ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। अब इसको रखने के लिए कैसे रखेंगे, मतलब अच्छे से टेकिंग केयर कैसे होगा इसका, पहले तो एंट्रीज प्रॉपरली होनी चाहिए। दूसरा, ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करो, ये नहीं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो आप, एनालिसिस करो उसका, प्लेस एट अ सेफ प्लेस, और अच्छी जगह पर उसको रखो। नेक्स्ट जो आर्काइव है वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है, वी नोट डाउन अबाउट एन इंसिडेंट एंड देयर बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है कहीं भी और फिर बच्चे ने कैसे बिहेव किया, क्या गलत बिहेव किया, क्या सही बिहेव किया, ये सब नोट किया है हमने। तो इसके अंदर क्या क्या करना होता है, हमें डेट मेंशन होनी चाहिए, एज ऑफ चिल्ड्रन, क्लियरिटी ऑफ गोल्स, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, ताकि हम बाद में क्या कर सकें, इवैल्यूएशन कर सकें। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के बिहेवियर को लेकर जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अग्रेशन। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये आपको टीनेज में मिल जाएगा या टीनेज से पहले की जो एज होती है बच्चों में वहाँ पे मिल जाएगा। ये रादर टू फाइट विद सिचुएशन डूइंग अग्रेसिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है ना बच्चा कि सिचुएशन ऐसी है मान लो प्रॉब्लमैटिक, तो उससे लड़ने की बजाय ना अग्रेसिव होने लग जाता है। सिम्टम क्या है इसके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटिंग टू यंगर, छोटे भाई बहनों को मारना। अब इंसिस्टनेस करना, जिद पे अड़ जाना, हट करना। डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बिल्कुल ही डिस्टर्ब रहना। चलिए, नेक्स्ट है बुलिंग। बुलिंग में क्या होता है, एल्डर चिल्ड्रन बुली करते हैं यंगर को बाय स्टेरिंग और बीटिंग, मार कर, डरा कर, धमका कर, ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो वर्बल बुलिंग कर सकते हैं, बोल कर मतलब कुछ अशब्द मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू उनको कुछ उल्टे सीधे टेक्स्ट कर सकते हैं, ये बुलिंग के अंदर आ जाएगा। फिर है सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन। तो ये तो आपको पता ही है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं टीनेजर्स में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं आज के टाइम पर भी। अगर हम बात करें ट्रुएंसी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग एब्सेंट रहता है बच्चा, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसका करिकुलम में, पढ़ाई लिखाई में। और फिर डेलिक्वेंसी में क्या होता है, एडोलसेंट क्राइम्स जितने भी होते हैं वो सब आ जाएंगे। बात करेंगे अगर कॉजेज़ ई, तो ये जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम है इसके कारण क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ हो सकते हैं, एनवायरनमेंट और पीयर ग्रुप यहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है। फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है ये भी इफेक्ट करेगा। बोरिंग टीचर मैथड जो है ना टीचिंग के, वो भी बच्चे को ट्रुएंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये इसके रीज़न हो सकते हैं। चलिए, अब जो रेमेडीज़ हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है कि इसकी रेमेडीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले तो गिव बेटर एनवायरनमेंट, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दो, फ्रेंडली इंटरेस्टेड टीचिंग मेथड होने चाहिए, लवेबल बिहेवियर हो उनके प्रति, फैमिली का और स्कूल का दोनों ही बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा खुद को सेफ़ और अच्छा महसूस करे। नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विसेज एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर किस तरीके से आप जो गाइडेंस है, मिनिमम जो सर्विस है गाइडेंस की, उसको कैसे इस्टेब्लिश करोगे, प्रोवाइड करोगे, क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला तो ये क्लास टीचर टेंड टू गाइडेंस इन और ड्यूरिंग क्लासरूम। तो जो टीचर है ना वो क्लासरूम के दौरान या क्लासरूम के बाद बच्चों को गाइडेंस कर सकती है अपने लेवल पर, और अ रूम और क्लास शुड बी अलॉटेड सेपरेटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। स्कूल के अंदर अलग से लैब या रूम होना चाहिए जहाँ जो अकॉर्डिंगली गाइडेंस बना हो, वहाँ की दीवार
दीवारें अकॉर्डिंग टू गाइडेंस सजी हुई हों, अच्छा लगे बच्चे को वहाँ जाकर, ताकि वो गाइडेंस लेने में इंटरेस्टेड हो। और क्या कर सकते हैं, गिव टाइम फॉर द गाइडेंस इन स्कूल टाइम टेबल। तो जो स्कूल का टाइम टेबल होता है ना, टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए समय निकालना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड इन द रूम, मतलब जो क्लासरूम में हर एक बच्चे का गाइडेंस होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मोटिवेट स्टूडेंट फॉर गुड बिहेवियर हैबिट एंड वर्क, और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहिए अच्छे बिहेवियर के लिए। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करिए, और अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो उन्हें गाइडेंस दीजिए, अकेले में समझाइए उन्हें, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट था, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड यूनिट है, इसको आप अपनी लाइफ में भी यूज़ करेंगे इन योर टीचिंग करियर, ठीक है। तो ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो गई। आई होप आपको जो है यूनिट क्लियर हो गई होगी। और अब ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसका बस यूनिट 5 रह गया है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारे ही सब्जेक्ट DLED फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के सारे सब्जेक्ट के 5-5 यूनिट सारा क्लियर कर दूं, ऐसे ही सिलेबस वाइज विद नोट्स, ठीक है।